हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अधिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। और यह एक छोटा सा अधिनियम है, इसमें कुल 37 धाराएं हैं। और यह जो है इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इस पूरी 37 धाराओं के अंतर्गत जो भी बातें हैं, जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, उन सभी बातों को एक एमसीक्यूज के रूप में कन्वर्ट करके और जितने भी प्रश्न आपसे बन सकते हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं परीक्षाओं में, उन सारे प्रश्नों को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और यह एमसीक्यूज के रूप में होगा, तो इसलिए आपको प्री की परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है ये। और बेशक यह एमसीक्यूज के रूप में होगा, लेकिन हम इसमें धारा 1 से लेकर के क्रम से आगे बढ़ते हुए पूरी धाराओं को इसमें कवर करेंगे। महत्वपूर्ण प्रावधानों पर भी हम डिस्कस करेंगे और इसको जो है इसके जो प्रश्न हैं उनको भी हम सॉल्व करेंगे। तो यह उत्तर प्रदेश पीसीएसए की परीक्षा के साथ साथ राजस्थान की परीक्षा में के जो पीसीएस एक परीक्षा है उसके लिए, और इसी तरीके से जो अन्य परीक्षाएं हैं जहां से इस अधिनियम से जो है सवाल पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो आप इस सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक हल करें। अगर आपके पास बेयर एक्ट है तो बहुत अच्छा है, आप उसको भी देखते रहेंगे। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में हम पूरी बातों को डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और उसको ज्वाइन भी कीजिए, ताकि इस प्रकार के जो वीडियो हैं आपको हमेशा मिलते रहें। क्योंकि इस तरीके के जो लोकल एक्ट हैं, माइनर है एक्ट हैं या मेजर एक्ट हैं, जो कि पीसीएसजे और एपीओ की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, उनसे संबंधित वीडियो जो है हम समय समय पर लाते रहते हैं। तो आप अगर हमारे चैनल को ज्वाइन करेंगे तो उसके लिए आपको कुछ विशेष जो है मदद मिल सकेगी। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को, और यहाँ पर हम प्रश्नों के प्रकार को देखते हैं, किस रूप में प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम किस दिन प्रवर्तन में आया? तो सबसे पहली बात यह है कि इस अधिनियम का जो संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ है, इसकी बात करेंगे तो यह जो है धारा 1 के अंतर्गत ही मिलता है। यहां पर यह बताया गया है कि धारा 1 के अंतर्गत कि इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 है। यह जो है इसका संक्षिप्त नाम हो गया। इसका विस्तार जो है यह संपूर्ण भारत पर है। पहली बात, अब जो जम्मू कश्मीर का जो प्रोविजन था उसको समाप्त कर दिया गया है, तो इसलिए अब यह पूरे भारत पर जो है इसका प्रवर्तन है। तीसरा प्रश्न इस पे यह आता है, तीसरा जो पॉइंट है धारा 1 का, कि यह जो है कब प्रवर्तित हुआ है। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि यह उस तारीख को प्रवर्तित होगा जिसे केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी करके नियत करे। तो राज्य सरकार ने इसको 26 अक्टूबर 2006 को अधिसूचना जारी करके इसको वह तारीख नियत की है जबकि इसका प्रवर्तन हुआ है। तो यह जो है प्रवर्तन में कब आया है, तो 26 अक्टूबर 2006 को से यह जो अधिनियम है वह लागू हुआ है। अगला प्रश्न है कि व्यथित व्यक्ति से ऐसी महिला अभिप्रेत है। तो धारा 2 के अंतर्गत परिभाषाएं दी गई हैं। तो व्यथित व्यक्ति या जो पीड़ित व्यक्ति है, इस अधिनियम के अधीन कौन सा व्यक्ति है जो जिसको पीड़ित कहा जाएगा, व्यथित व्यक्ति कहा जाएगा। तो पीड़ित व्यक्ति से तात्पर्य है कि जो अभियुक्त की घरेलू नातेदारी में है वर्तमान में या पहले रह चुकी है, तो ऐसी महिला जो है वह व्यथित व्यक्ति के अंतर्गत आती है, पीड़ित व्यक्ति के अंतर्गत आती है। इसके अलावा जो स्त्री कहती है कि अभियुक्त के द्वारा उसके विरुद्ध घरेलू हिंसा की गई है, अगर कोई ऐसी भी महिला है जो कह रही है कि उसके विरुद्ध जो है अभियुक्त के द्वारा घरेलू हिंसा की गई है, तो वह महिला भी घरेलू व्यथित व्यक्ति के अंतर्गत आएगी। अर्थात यह दोनों ही व्यथित व्यक्ति के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, बालक को इस अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है? तो बालक की परिभाषा जो है यह इस अधिनियम की अगर बात करेंगे तो धारा 2 खंड बी के अंतर्गत या 2 ख के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। और बालक की परिभाषा, चाहे आप भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की बात करें, चाहे जेजे एक्ट अर्थात जो किशोर न्याय अधिनियम है उसके अंतर्गत देखें, चाहे पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत देखें, तो जो व्यक्ति 18 वर्ष से कम है, 18 वर्ष से कम की आयु का है, वह जो है बालक कहलाता है। लेकिन यहाँ पर 18 वर्ष से कम, यह तो पहली बात हो गई है, लेकिन इसके अलावा कोई दत्तक, सौतेला या पोषित बालक, यह जो है जो कि जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, वह इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के प्रयोजनों के लिए वह बालक कहलाएगा। तो पहली बात तो यह है कि 18 वर्ष से कम हो ही, लेकिन इसके साथ साथ इसके अंतर्गत कोई दत्तक बालक, सौतेला बालक और पोषित बालक भी आता है। तो यहाँ पर 2B के अंतर्गत या 2 ख के अंतर्गत इसकी परिभाषा दी गई है। अगला प्रश्न है,
धारा 2 ख के अनुसार बालक से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो 18 वर्ष से कम आयु का है और जिसके अंतर्गत कौन आता है, तो दत्तक, सौतेला, पोषित अर्थात ये सभी व्यक्ति इसके अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, घरेलू नातेदारी के संबंध में क्या सही है? तो घरेलू नातेदारी की जो परिभाषा है इसको देखेंगे आप, धारा 2 एफ के अंतर्गत दी गई है, 2 एफ के अंतर्गत दी गई है और यहाँ पर बताया गया कि घरेलू नातेदारी से क्या तात्पर्य है। तो यह ऐसे दो व्यक्तियों के बीच की नातेदारी है जो साझी गृहस्थी में एक साथ रहते हैं या किसी समय वह एक साथ रह चुके हैं। तो यही दोनों शब्दों को आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि ये कंफ्यूज करेंगे। तो जो पहले भी रह चुके हैं वह भी घरेलू नातेदारी के संबंध में आएंगे इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए। दूसरा है कि जो विवाह, दत्तक या किसी नातेदारी से संबंधित हैं, तो ऐसे भी व्यक्ति जो है घरेलू नातेदारी के अंतर्गत आते हैं, चाहे वह विवाह के द्वारा, दत्तक के द्वारा ऐसी नातेदारी से संबंधित रह चुके हैं या संबंधित हैं। दूसरा है कि जो एक अविभाजित कुटुंब के रूप में एक साथ रहने वाले जो कुटुंब के सदस्य हैं, तो यह सभी जो सदस्य हैं, सभी व्यक्ति हैं, वह घरेलू नातेदारी के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, इस अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित मजिस्ट्रेट में कौन व्यक्ति आता है, कौन शामिल है? तो मजिस्ट्रेट की परिभाषा धारा 2 आई के अंतर्गत दी गई है। अब यहाँ पर बताया गया है कि मजिस्ट्रेट से तात्पर्य सीआरपीसी या वर्तमान में जो बीएनएसएस है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अधीन जो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट है, ऐसा जो है आता है। तो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट। तो महानगर मजिस्ट्रेट की बात करेंगे तो बीएनएसएस या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत अब इस पद को समाप्त कर दिया गया है, लेकिन जो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट है वह वर्तमान में यह एग्जिस्ट करता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि यहाँ मजिस्ट्रेट से तात्पर्य क्या है, तो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट आपको पहले देखना होगा। इसके साथ साथ अगर सीआरपीसी आपके सिलेबस में लागू हो चुकी है तो उसको भी आप सही लगाएंगे, अन्यथा उसको नहीं लगाएंगे। तो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है या महानगर मजिस्ट्रेट सीआरपीसी के अनुसार और बीएनएसएस के अनुसार केवल प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मजिस्ट्रेट के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, प्रत्यार्थी से या रिस्पोंडेंट से क्या तात्पर्य है या इसके अंतर्गत कौन से व्यक्ति आते हैं? तो इसकी परिभाषा कहाँ दी गई है, तो आप देखेंगे धारा 2 क्यू के अंतर्गत, धारा 2 क्यू या थ के अंतर्गत इसकी परिभाषा दी गई है। और यहाँ पर प्रत्यार्थी से तात्पर्य ऐसा व्यक्ति है, कोई वयस्क पुरुष अभिप्रेत है, कोई वयस्क पुरुष जो पीड़ित व्यक्ति की घरेलू नातेदारी में है या रह रहा है और जिसके विरुद्ध पीड़ित व्यक्ति ने इस अधिनियम के अधीन कोई अनुतोष चाहा है। तो यहाँ पर आपको पहला विकल्प इसका सही मिल जाएगा। तो प्रत्यार्थी से तात्पर्य क्या है कि एक जो पीड़ित व्यक्ति है उसने जिस व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत की है, परिवाद किया है, तो ऐसा व्यक्ति प्रत्यार्थी कहलाता है। और प्रत्यार्थी कौन हो सकता है, तो पहली बात यह होनी चाहिए कि वह वयस्क पुरुष होना चाहिए जो पीड़ित व्यक्ति घरेलू नातेदारी में है या पहले कभी रहा है और जिस व्यक्ति से अनुतोष चाहा गया है। तो आपको यहाँ पर 3 बातों को विशेष रूप से ध्यान रखना हो कि पहली बात तो वयस्क पुरुष होना चाहिए, पीड़ित की घरेलू नातेदारी में है या रह चुका है, और तीसरी बात यह है कि उसी व्यक्ति से अनुतोष चाहा गया है। तो ऐसा व्यक्ति जो है वह प्रत्यार्थी के अंतर्गत आएगा। अवयस्क पुरुष जो घरेलू नातेदारी में अवयस्क है तो यह तो होगा ही नहीं, उपरोक्त वयस्क या अवयस्क दोनों, तो यह भी गलत है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो पहला विकल्प है यही सही होगा। अगला प्रश्न है, साझी गृहस्थी से क्या तात्पर्य है या किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है? तो साझी गृहस्थी जिसे शेयर्ड हाउस होल्ड कहा जाता है, इसकी परिभाषा धारा 2 के अंतर्गत दी गई है। यह महत्वपूर्ण है, साझी गृहस्थी इसकी जो है परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। तो साझी गृहस्थी के अंतर्गत कौन व्यक्ति आता है, तो जहां पीड़ित व्यक्ति रहता है या किसी घरेलू नातेदारी में या तो अकेले या प्रत्यार्थी अर्थात जो अभियुक्त व्यक्ति है उसके साथ किसी समय वह रह चुका है, जिसके अंतर्गत ऐसी गृहस्थी भी है जो पीड़ित व्यक्ति और प्रत्यार्थी के संयुक्त स्वामित्व या किराएदारी में है या उनमें से किसी के स्वामित्व या किराएदारी में है, तो इसे ही साझी गृहस्थी कहा जाएगा, जिसकी परिभाषा कहाँ दी गई है, तो धारा 2 के अंतर्गत इसकी परिभाषा दी गई है। तो जहां भी पीड़ित व्यक्ति रहता है या घरेलू नातेदारी में है, तो अकेले या जो प्रत्यार्थी है अर्थात अभियुक्त है उसके साथ वो कभी रह चुका है। इसके अंतर्गत ऐसी गृहस्थी भी है जो कि उसकी और व्यथित व्यक्ति की और जो
रिस्पोंडेंट है अर्थात जो अभियुक्त व्यक्ति है उनके संयुक्त स्वामित्व के है या उनमें से किसी की है, और उसके साथ जो पीड़ित व्यक्ति है वह रहा है कभी। अगला प्रश्न है आश्रय गृह, जिसे शेल्टर होम कहते हैं अंग्रेजी में, इससे क्या आशय है? तो आश्रय गृह की जो परिभाषा है यह धारा 2 टी के अंतर्गत दी गई है। टी या यहाँ पर आप न हिंदी में कह सकते हैं। इसके अंतर्गत आश्रय गृह या शेल्टर होम की परिभाषा दी गई है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि क्या आशय है। तो यहाँ पर ऐसा कोई आश्रय गृह अभिप्रेत है जिसको इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार के द्वारा एक आश्रय गृह के रूप में अधिसूचित किया जाए। तो जिसे इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए केंद्र सरकार, तो यह गलत हो जाएगा, बल्कि यहाँ पर राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचित किया जाता है। तो दूसरा विकल्प सही होगा, जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आश्रय गृह के रूप में अधिसूचित करती है, उसे ही अधिसूचित है, ये अधिसूचित करती है, तो उसे ही जो है शेल्टर होम कहा जाएगा। अगला प्रश्न है घरेलू हिंसा की परिभाषा किस धारा के अंतर्गत दी गई है? तो इस अधिनियम की धारा 3 जो है इसमें घरेलू हिंसा की परिभाषा दी गई है। तो यहाँ पर प्रत्यर्थी अर्थात जो अभियुक्त व्यक्ति है उसका कोई कार्य, लोप, कुछ करना या आचरण, यह जो है घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है, अगर उससे पीड़ित व्यक्ति के स्वास्थ्य, सुरक्षा, अंग, इन सब पर जो है उसका बुरा प्रभाव पड़ता है, तो उसको हम आगे प्रश्नों के रूप में देखेंगे। बस घरेलू हिंसा की परिभाषा, चूंकि आप घरेलू हिंसा अधिनियम पढ़ रहे हैं, तो घरेलू हिंसा की परिभाषा किस धारा के अंतर्गत दी गई है यह जरूर पता होना चाहिए। तो यह जो है धारा 3 के अंतर्गत दी गई है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है? तो घरेलू हिंसा के अंतर्गत इसमें से कौन कौन सा कार्य आता है? तो किसी व्यक्ति को शारीरिक, लैंगिक, मानसिक या आर्थिक रूप से क्षति पहुंचाना, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, लैंगिक रूप से क्षति पहुंचाने की धमकी देना, बेटा न पैदा होने पर महिला को अपमानित करना। यह महत्वपूर्ण है, इस पॉइंट को आप जरूर याद रखेंगे। ये सभी जो कार्य हैं वह घरेलू हिंसा के अंतर्गत आते हैं। इसमें बहुत सारे कार्य हैं जो घरेलू हिंसा के अंतर्गत आते हैं। अब आपसे इसी में से बीच बीच में कोई प्रश्न जो है कोई पॉइंट डाल के पूछ लिया जाएगा कि कौन सा कार्य है इसमें आता है। तो बेटा न पैदा होने पर अगर किसी महिला को अपमानित किया जा रहा है या उसको कोई क्षति पहुंचाने की धमकी दी जा रही है, तो ऐसा भी जो कार्य है वह घरेलू हिंसा के अंतर्गत आएगा और धारा 3 के अंतर्गत जो उसकी परिभाषा दी गई है। अगला प्रश्न है किस धारा के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि घरेलू हिंसा की किसी अपराध की जानकारी संबंधित अधिकारी को देने वाले व्यक्ति किसी सिविल या दांडिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं होगा? तो इसका तात्पर्य यह है कि अगर कहीं पर घरेलू हिंसा का कोई अपराध हो रहा है और उस अपराध के बारे में अगर किसी व्यक्ति ने पुलिस को या अन्य जो प्राधिकारी हैं उनको कोई सूचना दे देता है, तो इस सूचना देने मात्र से उसको वाद में कोई पक्षकार नहीं बनाया जाएगा या उसके ऊपर कोई भी मुकदमा वगैरह नहीं चलाया जाएगा। यह प्रावधान धारा 4 के अंतर्गत शामिल किया गया है और धारा 4 में यह उपबंध किया गया है कि संरक्षण अधिकारी को जानकारी का दिया जाना और जानकारी देने वाले व्यक्ति के दायित्व का अपवर्जन होगा यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर एक शर्त यह होनी चाहिए कि ऐसी जो जानकारी है वह जो है वह सद्भाव पूर्वक होनी चाहिए, सद्भाव पूर्वक ऐसी जानकारी देनी चाहिए, अर्थात यहाँ पर उसको विद्वेष पूर्वक आशय से कोई जानकारी नहीं दी जानी चाहिए। अगला प्रश्न है धारा 4 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो धारा 4 के संबंध में प्रावधान क्या है? तो यही संरक्षण अधिकारी को जानकारी दिया जाता है कि कोई व्यक्ति जिसे विश्वास है कि घरेलू हिंसा हो चुका है तभी वह संरक्षण अधिकारी को इसके बारे में जानकारी दे सकेगा, अन्यथा नहीं। तो कोई जरूरी नहीं है कि घरेलू हिंसा पूरा हो चुका है वह अपराध तभी आप उसको जानकारी दें। तो यहाँ पर जो पहला विकल्प है यही सही नहीं होगा, क्योंकि धारा 4 को पढ़ेंगे तो कोई व्यक्ति जिसके पास ऐसा विश्वास करने का कारण है कि घरेलू हिंसा का कोई कार्य हो चुका है या हो रहा है या होने की संभावना है, 3 बातें यहाँ पर आवश्यक हैं। तो कोई व्यक्ति जिसे विश्वास है कि घरेलू हिंसा हो चुका है तभी वह ऐसा जो है जानकारी देगा, अन्यथा नहीं। यही जो विकल्प है वह गलत है। दूसरा देखेंगे कोई व्यक्ति जिसे विश्वास है कि घरेलू हिंसा हो चुका है या हो रहा या होने की संभावना है, तो वह संबंधित संरक्षण अधिकारी को इसके बारे में जानकारी देगा। यह कथन बिल्कुल सही है, यहाँ पर पहला ही जो कथन है वही गलत है। तीसरा विकल्प देखेंगे कि कोई व्यक्ति सद्भावना पूर्वक अपराध की जानकारी देने के लिए सिविल दायित्व के अधीन नहीं होगा और न ही वह दांडिक दायित्व या आपराधिक दायित्व के अधीन होगा। तो दूसरा, तीसरा और चौथा विकल्प
धारा 4 के अनुसार सही हैं, लेकिन पहला विकल्प जो है वह गलत है। अगला प्रश्न है, पुलिस अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं और मजिस्ट्रेट के कर्तव्यों के बारे में कहाँ पर प्रावधान किया गया है? तो धारा 5 के अंतर्गत आप देखेंगे तो यहाँ पर 3 अधिकारियों के कर्तव्य की बात की गई है। तो पहला तो पुलिस अधिकारी है, दूसरा है सेवा प्रदाता और तीसरा है मजिस्ट्रेट। इनके कर्तव्य क्या होंगे, यह कहाँ बताया गया है? धारा 5 के अंतर्गत यह बताया गया है। अगला प्रश्न है, कोई पुलिस अधिकारी, संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता या मजिस्ट्रेट जिसे घरेलू हिंसा की कोई शिकायत प्राप्त हुई है, तो यहाँ पर उसका कर्तव्य क्या होगा? तो वह जो है व्यथित व्यक्ति को या पीड़ित व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन किसी संरक्षण, राहत, आर्थिक राहत, अभिरक्षा, निवास, प्रतिकर प्राप्त करने के उसके अधिकार की उसको जानकारी देगा। यह बात बिल्कुल सही है कि उसको ये ऐसी सूचना देगा कि उसको संरक्षण प्राप्त करने, आर्थिक राहत, अभिरक्षा, निवास यह सब प्राप्त करने के उसके पास अधिकार है। इन अधिकारों की जानकारी उस पीड़ित व्यक्ति को दिया जाएगा। इसके अलावा उसको सेवा, संरक्षण प्रदाताओं की सेवा की उपलब्धता की जानकारी दी जाएगी। निःशुल्क विधिक सेवा के उसके अधिकार की भी जानकारी उसको दी जाएगी। इन सभी सूचनाओं को उसको प्रदान किया जाएगा धारा 5 के अंतर्गत, क्योंकि 5 के अंतर्गत उनके जो अधिकारी हैं यह कर्तव्य बताए गए हैं। अगला प्रश्न है, किसी पुलिस अधिकारी को किसी संज्ञेय अपराध के किए जाने के बारे में जानकारी प्राप्त होने पर, अब यहाँ पर आपको 2 शब्दों को पकड़ना है कि एक तो पुलिस अधिकारी को और दूसरा है संज्ञेय अपराध को इस सूचना मिलती है। तो यहाँ पर वह क्या, चूंकि संज्ञेय अपराध एक ऐसा अपराध है जिसको आपने दंड प्रक्रिया संहिता या बीएनएसएस के अंतर्गत पढ़ा है कि संज्ञेय अपराध ऐसा अपराध होता है जहां पर पुलिस अधिकारी के पास एक विशेष पावर मिल जाती है, विशेष उसको शक्तियां मिल जाती हैं कि वह उस अपराध के मामले में जो अपराधी है उसको गिरफ्तार करे, उसके ऊपर और कार्यवाहियां कर सके। तो अगर संज्ञेय अपराध की जानकारी पुलिस को मिलती है तो यहाँ पर धारा 5 का परंतु क्या कहता है कि अगर संज्ञेय अपराध की इसको सूचना मिलती है तो वह वहां पर विधि के अनुसार कार्यवाही स्वयं कर सकेगा, अर्थात अभियुक्त व्यक्ति को गिरफ्तार करना, इन्वेस्टिगेशन करना, ये सारा विकल्प ही सही है और धारा 5 का परंतु इसका जो है प्रावधान करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित करने के लिए जो है आपको धाराओं को पता होना चाहिए और यह थोड़ा सा आसान भी होता है क्योंकि 4 विकल्प रहते हैं और अमूमन ये होता है कि आपको 1-2 अगर पता है तो कई बार आपके प्रश्न आसानी से ठीक भी हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। तो धारा 6 को देखेंगे तो धारा 6 के अंतर्गत प्रावधान क्या है कि आश्रय गृह के कर्तव्य बताए गए हैं धारा 6 के अंतर्गत, तो यह बिल्कुल सुमेलित है। दूसरा है धारा 7, तो इसके अंतर्गत चिकित्सीय सुविधाओं के कर्तव्य बताए गए हैं, यह भी सुमेलित है। धारा 8 में संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में प्रावधान किया गया है, तो यह जो है सेवा प्रदाता नहीं है, सेवा प्रदाता के बारे में जो प्रावधान है धारा 10 के अंतर्गत दिया गया है, तो तीसरा विकल्प सही नहीं है। इसके अलावा धारा 9 है, तो धारा 9 के अंतर्गत संरक्षण अधिकारियों के कर्तव्य जो है बताए गए हैं, तो चौथा भी यहाँ पर सुमेलित है। तो तीसरा विकल्प जो है यही सुमेलित नहीं है क्योंकि सेवा प्रदाता के बारे में जो प्रावधान है वो धारा 8 में नहीं है बल्कि धारा 10 के अंतर्गत दिया गया है। तो धारा 6 के अंतर्गत जो प्रावधान है उसको देख लेंगे। तो आश्रय गृह के कर्तव्य बताए गए हैं यहाँ पर, तो यदि कोई व्यथित व्यक्ति या उसकी ओर से कोई संरक्षण अधिकारी या कोई सेवा प्रदाता किसी आश्रय गृह के भार साधक से उसको आश्रय उपलब्ध कराने का अनुरोध करता है तो ऐसा जो आश्रय गृह है वह पीड़ित व्यक्ति को तुरंत आश्रय उपलब्ध कराएगा, यह प्रावधान धारा 6 के अंतर्गत किया गया है। इसी प्रकार से धारा 7 को देखेंगे, चिकित्सकीय सुविधाओं के कर्तव्य क्या होंगे, तो यह बताया गया है कि यदि कोई पीड़ित व्यक्ति या उसकी ओर से कोई संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता किसी चिकित्सकीय सुविधा के भार साधक व्यक्ति से उसको कोई यह मेडिकल हेल्प उपलब्ध कराने का अनुरोध करता है तो वह उसको ऐसी हेल्प, ऐसी सहायता जो है उसको उपलब्ध कराएगा। धारा 8 के अंतर्गत तो आपने संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में प्रावधान देखा। अब देखेंगे कि संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति किस धारा के तहत की जाती है, तो धारा 8 के अंतर्गत की जाती है और कैसे की जाती है उसको हम आगे देखेंगे। तो संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति जिसको प्रोटेक्शन ऑफिसर कहा जाता है, तो धारा 8 के तहत इनकी नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है कि संरक्षण अधिकारी के संबंध में कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है अर्थात गलत है। तो यहाँ पर पहला देखेंगे कि केंद्र सरकार संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति करेगी। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि कौन सा कथन जो है वह सही नहीं है। तो केंद्र सरकार जो है संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति नहीं करेगी, बल्कि इसके संबंध में जो प्रावधान है वह धारा 8 में यह बताया गया है कि राज्य सरकार अधिसूचना के द्वारा
प्रत्येक जिले के लिए जो जितने आवश्यक हों वहां पर संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति करेगी। तो केंद्र सरकार नहीं करेगी बल्कि राज्य सरकार करेगी। दूसरा है कि राज्य सरकार उन क्षेत्रों को अधिसूचित करेगी जिनके भीतर संरक्षण अधिकारी अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा और अपने कर्तव्यों का पालन करेगा। यह भी बिल्कुल यह सही है दूसरा विकल्प। तीसरा है संरक्षण अधिकारी यथासंभव महिलाएं ही होंगी। यह बात भी बिल्कुल सही है कि जहां तक अगर वो संभव हो वह महिलाएं ही होंगी और संरक्षण अधिकारियों की सेवा शर्तें ऐसी होंगी जो कि विहित की जाएं। तो चौथा विकल्प भी सही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति जो है यह केंद्र सरकार के द्वारा न की जा करके राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। और ऐसे जो संरक्षण अधिकारी हैं वह किन क्षेत्रों में अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे और कौन से वो कर्तव्य होंगे जिनका पालन उन्हें करना होगा, यह भी राज्य सरकार के द्वारा ही तय किया जाएगा। अगला प्रश्न है, संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत प्रावधान किए गए हैं या प्रावधानित हैं? तो संरक्षण अधिकारियों के कर्तव्य जो है यह बताए गए हैं धारा 9 के अंतर्गत। तो 9 के अंतर्गत दो बातें बताई गई हैं, एक तो उनकी ड्यूटी और दूसरे उनके फंक्शन अर्थात उनके कार्य। कर्तव्य क्या होंगे? कर्तव्य और कार्य से दोनों में जो है अलग अलग है। कर्तव्य से तात्पर्य यह है कि वह उसको करने के लिए बाध्य है और कार्य जो है जो कि वह करेंगे वह बाध्यता नहीं होती है बल्कि वह उसको करना होता है उन्हें। अगला प्रश्न है, संरक्षण अधिकारी के कर्तव्यों के संबंध में क्या सही नहीं है? तो हमको प्रश्न पढ़ते समय ही जो है इस बात को क्लियर करना रहता है कि हमसे पूछा क्या जा रहा है, सही है या सही नहीं है, कौन सा जो कथन है वो पूछा जा रहा है। तो पहला है किसी मजिस्ट्रेट को इस अधिनियम के अधीन उसके कार्यों में सहायता करना। तो पहला कर्तव्य उसका यह है कि मजिस्ट्रेट को उसके कर्तव्य के संबंध में सहायता करना। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है किसी मजिस्ट्रेट को और उस थाने के भारसाधक पुलिस अधिकारी को घरेलू हिंसा की शिकायत मिलने पर उसकी प्रतियां भेजना जिसकी अधिकारिता में वह घरेलू हिंसा किया गया है। अर्थात जिस मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी की क्षेत्राधिकार में घरेलू हिंसा की गई है तो उस हिंसा की जो है जानकारी उनको भेजना या उसकी कॉपी जो है उसको भेजना। तीसरा है कि यदि पीड़ित व्यक्ति किसी संरक्षण आदेश के लिए अनुतोष की मांग करता है तो जिला मजिस्ट्रेट को आवेदन करना। तो यहाँ पर जिला मजिस्ट्रेट को आवेदन नहीं किया जाता है, तो यहाँ पर तीसरा विकल्प ही सही नहीं होगा। व्यथित व्यक्ति को विधिक सहायता उपलब्ध कराना, तो ये भी उसका कर्तव्य है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो धारा 9 के अंतर्गत जो कर्तव्य बताया गया है वहां पर कहीं भी जिला मजिस्ट्रेट शब्द का कहीं भी कोई यूज नहीं किया गया है बल्कि केवल और केवल मजिस्ट्रेट शब्द का यूज किया गया है। अब मजिस्ट्रेट शब्द का जब यूज किया जाता है तो मजिस्ट्रेट से हम कौन से मजिस्ट्रेट को समझेंगे, क्योंकि केवल और केवल मजिस्ट्रेट शब्द का उपयोग किया जाता है कि यदि व्यथित व्यक्ति किसी संरक्षण आदेश के लिए अनुतोष की मांग करता है तो यहाँ पर जो संरक्षण प्राधिकारी हैं वह मजिस्ट्रेट को आवेदन करेंगे इसके बारे में। तो मजिस्ट्रेट की परिभाषा जो है आपने देखा था धारा 2I के अंतर्गत दी गई है और 2I के अंतर्गत यह बताया गया है कि मजिस्ट्रेट से तात्पर्य प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट हैं। तो इसलिए जिला मजिस्ट्रेट को आवेदन करना यह जो है विकल्प सही नहीं है, गलत है। अगला प्रश्न है, संरक्षण अधिकारी के कर्तव्यों के संबंध में कौन सा जो कथन है वह असत्य है या गलत है? पहला है कि यदि व्यथित व्यक्ति संरक्षण की अपेक्षा करता है तो उसको सुरक्षित आश्रय गृह उपलब्ध कराना और अपनी रिपोर्ट की एक प्रति पुलिस थाने के को और अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को भेजना, यह कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है कि यदि पीड़ित व्यक्ति को शारीरिक क्षति हुई है तो उसका मेडिकल परीक्षण कराना और जहां घरेलू हिंसा हुई है वहां के पुलिस थाने के अधिकारी को, भारसाधक अधिकारी को और मजिस्ट्रेट को जो है मेडिकल की रिपोर्ट की एक कॉपी भेजना। तो यह भी सही है, यह भी उसका कर्तव्य है। तीसरा है कि यह सुनिश्चित करना कि आर्थिक राहत के लिए आदेश का दंड प्रक्रिया संहिता या वर्तमान में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की प्रक्रिया के अनुसार अनुपालन करना और निष्पादन करना। तो यह भी सही है। तीसरा है संरक्षण अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अंतर्गत होगा। तो यह जो कथन है यह बिल्कुल सही नहीं है, यह बल्कि गलत है, क्योंकि धारा 9 का दूसरा खंड जब देखेंगे तो यहाँ पर यह बताया गया है कि संरक्षण अधिकारी मजिस्ट्रेट के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन होंगे और उनके द्वारा जो कर्तव्य अधिरोपित किए जाएंगे मजिस्ट्रेट और सरकार के द्वारा उस पर जो कर्तव्य अधिरोपित किए जाएंगे उन्हीं कर्तव्यों का ऐसे संरक्षण अधिकारी के द्वारा पालन किया जाएगा। तो धारा
2 के 9 के अंतर्गत केवल मजिस्ट्रेट शब्द का यूज किया गया, जिला मजिस्ट्रेट का नहीं। और मजिस्ट्रेट से तात्पर्य जैसा कि आपने देखा धारा 2 आई के अंतर्गत बताया गया है कि मजिस्ट्रेट से तात्पर्य फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होता है, जिला मजिस्ट्रेट नहीं होता है। अगला प्रश्न है सेवा प्रदाता के बारे में जो प्रावधान है या सर्विस प्रोवाइडर्स के बारे में प्रावधान कहाँ किया गया है, तो धारा 10 के अंतर्गत किया गया है। अगला प्रश्न है इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक सेवा प्रदाता के रूप में राज्य सरकार के पास कौन रजिस्टर करा सकता है। अब सेवा प्रदाता के रूप में अपना जो है पंजीकरण कराना होता है, तो पंजीकरण जो है वह कौन करा सकता है, इसके बारे में भी प्रावधान जो है धारा 10 के अंतर्गत ही दिया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कोई स्वैच्छिक संगम है तो वह इस रूप में अपना पंजीकरण करा सकता है। दूसरा है कि कंपनी अधिनियम के अंतर्गत अगर कोई पंजीकृत कंपनी है तो वह भी सेवा प्रदाता के रूप में जो है अपना यह पंजीकरण करा सकता है। तो इस प्रकार से उपयुक्त दोनों ही व्यक्ति जो है यह अपना पंजीकरण करा सकते हैं। अगला प्रश्न है कोई पंजीकृत कंपनी किस उद्देश्य से एक सेवा प्रदाता के रूप में पंजीकरण करवा सकती है। तो किस उद्देश्य से ऐसा यह पंजीकरण कराते हैं, तो इसमें पहला है कि महिलाओं के अधिकारों और हितों का संरक्षण करने, उनको विधिक सहायता कराने, उनको मेडिकल जो है हेल्प देने, अर्थात इन सभी उद्देश्यों से वह जो है सेवा प्रदाता के रूप में अपना पंजीकरण करा सकते हैं। धारा 10 के अंतर्गत जो प्रावधान दिया गया है। अगला प्रश्न है किसी सेवा प्रदाता की शक्तियों के संबंध में क्या सही नहीं है। तो सही नहीं है इसको हमें देखना है। पहला है कि व्यथित व्यक्ति की वांछा पर घरेलू हिंसा की रिपोर्ट अभिलिखित करना और उसकी एक प्रति उस क्षेत्र के मजिस्ट्रेट और संरक्षण अधिकारी को भेजना जहां पर की घरेलू हिंसा हुई है। तो यह कथन बिल्कुल सही है और हमसे पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। दूसरा है कि व्यथित व्यक्ति का मेडिकल परीक्षण कराना और उस संरक्षण अधिकारी और पुलिस थाने को उस रिपोर्ट की एक कॉपी को भेजना जिसकी अधिकारिता के अंदर हिंसा हुई है, तो यह भी सही है। तीसरा है कि पीड़ित व्यक्ति को आश्रय गृह में आश्रय उपलब्ध कराना और इसकी रिपोर्ट पुलिस थाने को भी भेजना, यह भी कथन सही है। चौथा है कि कृत्यों के सद्भाव पूर्वक निर्वहन में की गई किसी बात के लिए सेवा प्रदाता के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा सकती है। तो यह कथन बिल्कुल सही नहीं है बल्कि यह जो है गलत है। यह जो है धारा 10 के खंड 3 के अंतर्गत यह बताया गया है कि अगर ऐसा कार्य सद्भावना पूर्वक किया जा रहा है तो उसके विरुद्ध कोई भी विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकती है। तो हमसे असत्य कथन पूछा जा रहा है तो चौथा ही कथन असत्य है। अगला प्रश्न है सरकार के कर्तव्यों के बारे में प्रावधान घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत दिया गया है। तो ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट अर्थात सरकार के कर्तव्य कौन से होंगे यह बताया गया धारा 11 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है केंद्र और प्रत्येक राज्य सरकार का यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य होगा। तो यहाँ पर कौन सा कर्तव्य होगा सरकारों का, तो सरकारों का कर्तव्य जैसा कि आप देख रहे हैं धारा 11 के अंतर्गत दिया गया है। तो यहाँ पर कर्तव्य यह है कि इस अधिनियम के उपबंधों का टेलीविजन, रेडियो, प्रिंट मीडिया के द्वारा प्रचार किया जाए ताकि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण किया जाए, उनके विरुद्ध जो हिंसाएं हो रही हैं वह हिंसा कम हो सके। तो इसके लिए क्या होगा कि उसका इस अधिनियम का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए जिससे लोगों में इसका एक तरीके से जागरूकता भी आए और इस अधिनियम के बारे में पनिशमेंट का जो भय है वह भी पैदा हो। यह जो है केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों का यह कर्तव्य है। दूसरा है कि केंद्रीय और राज्य सरकार के अधिकारियों को इस अधिनियम के संबंध में जानकारी दिया जाए और उनको प्रशिक्षण की दिया जाए। तीसरा है कि पुलिस अधिकारी और न्यायिक अधिकारियों को इस अधिनियम के संबंध में जानकारी और प्रशिक्षण दिया जाए। तो यह सभी जो कथन है वह बिल्कुल सही है और धारा 11 के अंतर्गत इसके बारे में प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है इस अधिनियम के अधीन घरेलू हिंसा से पीड़ित होने की स्थिति में अनुतोष प्राप्त करने के लिए मजिस्ट्रेट को कौन आदेश प्रस्तुत कर सकता है। तो मजिस्ट्रेट को आवेदन कौन कर सकता है, तो मजिस्ट्रेट को आवेदन जो है धारा 12 के तहत किया जाता है और यहाँ पर यह बताया गया है कि कोई भी पीड़ित व्यक्ति या संरक्षण अधिकारी या व्यथित व्यक्ति की ओर से कोई अन्य व्यक्ति, तो 3 व्यक्तियों को नाम यहाँ पर बताए गए हैं। पहला तो पीड़ित, दूसरा संरक्षण अधिकारी, तीसरा है पीड़ित व्यक्ति की ओर से कोई अन्य व्यक्ति। यहाँ पर मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकता है कि उसको जो पीड़ित व्यक्ति है उसको अनुतोष प्रदान किया जाए धारा 12 के अधीन। अगला प्रश्न है जब मजिस्ट्रेट के समक्ष अनुतोष पाने के लिए आवेदन किया जाता है तब आवेदन की तारीख से कितने दिन के भीतर सुनवाई की जो तारीख है वह नियत की जाएगी।
तो आपने देखा कि मजिस्ट्रेट से अनुतोष प्राप्त करने के लिए आवेदन किया जाता है। तो जब ऐसा आवेदन किया जाता है तो यहाँ पर उस आवेदन पर सुनवाई कितने दिन के भीतर की जाएगी। तो यह प्रावधान जो है धारा 12 के खंड 4 को देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा, यहाँ पर यह बताया गया है कि मजिस्ट्रेट सुनवाई की पहली तारीख नियत करेगा जो न्यायालय के द्वारा आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 3 दिन के भीतर होगी। तो 30 नहीं है बल्कि 3 डेज है, 3 दिन के भीतर जो है आवेदन की प्राप्ति के यहाँ पर सुनवाई की पहली तारीख नियत की जाएगी। अगला प्रश्न है, अनुतोष के लिए किए गए प्रत्येक आवेदन का निपटारा कितने समय के भीतर किया जाएगा। तो आपने देखा कि जो कार्यवाही का प्रारंभ होगा वह 3 दिन के भीतर, आवेदन की प्राप्ति से 3 दिन के भीतर उसका जो है सुनवाई शुरू होगी और 60 दिन के भीतर उसको निपटारा किया जाएगा। तो 60 दिन के भीतर उसका निस्तारण किया जाएगा। तो यह प्रावधान कहाँ दिया गया है, तो धारा 12 के खंड 5 को देखेंगे तो यहाँ पर यह प्रावधान मिलता है। अगला प्रश्न है, किस धारा के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि जब अनुतोष दिए जाने के संबंध में मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन किया जाता है। तो मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन कहाँ किया जाता है, तो धारा 12 के तहत जो है आवेदन किया जाता है। तो सुनवाई की तारीख की सूचना मजिस्ट्रेट के द्वारा संरक्षण अधिकारी को दी जाएगी। यह प्रावधान धारा 13 के अंतर्गत दिया गया है। तो धारा 12 के तहत जो आवेदन दिया गया है उस आवेदन की सूचना मजिस्ट्रेट के द्वारा संरक्षण अधिकारी को दिया जाएगा। धारा 13 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, जब मजिस्ट्रेट के द्वारा संरक्षण अधिकारी को कोई सूचना दी जाती है तो ऐसी सूचना की तामील कितने दिन के भीतर कराई जाएगी। तो ऐसी सूचना की जो तामील है अधिकतम 2 दिन के भीतर उसको उसकी तामील कराई जाएगी। अब यहाँ पर आप 12 और 13 दोनों को एक साथ जोड़ करके देखेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये बातें दोनों समझ में आ जाएंगी, क्योंकि आप देख रहे हैं 12 के तहत मजिस्ट्रेट को आवेदन दिया जाता है, किस लिए, ताकि पीड़ित व्यक्ति को अनुतोष प्राप्त हो सके। ऐसा आवेदन किसके द्वारा दिया जा सकता है, तो पीड़ित व्यक्ति अगर सक्षम है तो वह खुद आवेदन देगा या उसकी ओर से संरक्षण अधिकारी या उसकी ओर से व्यथित व्यक्ति आवेदन देते हैं। इसके बाद आप धारा 13 को देखते हैं कि अगर ऐसी आवेदन दिया जाता है तो उस आवेदन की सूचना जो है यहाँ पर मजिस्ट्रेट के द्वारा संरक्षण अधिकारी को दी जाएगी। फिर आप देख रहे हैं कि मजिस्ट्रेट के द्वारा संरक्षण अधिकारी को कोई सूचना दी जाती है तो ऐसी सूचना की तामील 2 दिन के भीतर कराई जाएगी। अगला प्रश्न है, किस धारा के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम पर पीड़ित या अभियुक्त के द्वारा सेवा प्रदाता के किसी सदस्य से परामर्श लिया जा सकता है। तो धारा 14 को देखेंगे, यहाँ पर बताया गया है कि मजिस्ट्रेट इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम पर अभ्यर्थी या व्यथित व्यक्ति प्रत्यर्थी या व्यथित व्यक्ति को अकेले या संयुक्त सेवा प्रदाता के किसी सदस्य से जो है परामर्श लेने के लिए निर्देश दे सकता है। अगला प्रश्न है, धारा 15 के अंतर्गत इस अधिनियम के तहत किन्हीं कार्यवाहियों के दौरान मजिस्ट्रेट अपने कार्यों के निर्वहन में किसी विशेषज्ञ की सहायता प्राप्त कर सकता है। तो ऐसे विशेषज्ञ में कौन व्यक्ति शामिल नहीं है। तो विशेषज्ञ के अंतर्गत कौन व्यक्ति शामिल है या कौन व्यक्ति शामिल नहीं है, तो इसमें देखेंगे कि अधिमानतः कोई महिला हो, तो यह बात बिल्कुल सही है। दूसरा है कि वह पीड़ित व्यक्ति की नातेदार हो, तो यह कथन सही नहीं है, क्योंकि वह पीड़ित व्यक्ति की चाहे नातेदार हो चाहे नहीं हो, तो यह जो है इसमें सही होगा, विशेषज्ञ के अंतर्गत आएगा। और तीसरा है कि ऐसा व्यक्ति परिवार कल्याण के संवर्धन में लगा हो, वह पीड़ित व्यक्ति की नातेदार हो या न हो, तो यह भी कथन सही है। यहाँ पर दूसरा विकल्प ही जो है सही नहीं है, ऐसा व्यक्ति विशेषज्ञ के अंतर्गत शामिल नहीं है। और प्रावधान कहाँ दिया गया है, तो धारा 15 के अंतर्गत। 15 के अंतर्गत कल्याण विशेषज्ञ की सहायता के बारे में जो प्रावधान किया गया है, तो वहीं पर यह बताया गया है कि यहाँ पर विशेषज्ञ के अंतर्गत कौन शामिल है। अगला प्रश्न है, किस धारा के अंतर्गत यह प्रावधान दिया गया है कि इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियां बंद कमरे में संचालित की जाएंगी। तो कार्यवाहियां जो है बंद कमरे में संचालित की जाएंगी, यह प्रावधान दिया गया है धारा 16 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, धारा 17 के अनुसार घरेलू नातेदारी में प्रत्येक महिला को, तो यहाँ पर आगे कौन सा कथन सही है, तो घरेलू नातेदारी के अंतर्गत प्रत्येक महिला को क्या है कि साझी गृहस्थी में रहने का अधिकार है।
तो यह कथन बिल्कुल सही है। धारा 17 को देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया है कि घरेलू नातेदारी में प्रत्येक महिला को साझी गृहस्थी में निवास करने का अधिकार होगा, वह उसमें चाहे वह उसमें कोई अधिकार, हक या फायदा रखती हो या नहीं हो। लेकिन अगर घरेलू जो नातेदारी में है तो वहां पर साझी गृहस्थी में भी रहने का उसको अधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न है, मजिस्ट्रेट के द्वारा संरक्षण आदेश धारा 18 के तहत पारित किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो संरक्षण आदेश है वह पारित किया जा सकता है कब? तो धारा 18 के तहत संरक्षण आदेश पारित किया जाता है। तो इसमें विकल्प देखेंगे, पीड़ित व्यक्ति को सुनने के बाद। तो यह कथन बिल्कुल सही है कि मजिस्ट्रेट जो है पीड़ित व्यक्ति और प्रत्यर्थी अर्थात अभियुक्त इन दोनों को ही सुनवाई का अवसर देने के बाद या उनको सुनने के बाद, और प्रथम दृष्टया यह समाधान होने पर कि घरेलू हिंसा हुई है। तो इन तीनों अर्थात इन सभी आधारों पर ही सुनने के बाद ही जो है मजिस्ट्रेट के द्वारा आदेश पारित किया जाता है। कौन सा आदेश? तो प्रोटेक्शन ऑर्डर या संरक्षण आदेश। अगला प्रश्न है, जबकि धारा 12 के तहत प्रतिकर के लिए आवेदन का निपटारा करते समय मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि घरेलू हिंसा की गई है, तो किस धारा के तहत यहाँ पर मजिस्ट्रेट निवास आदेश पारित कर सकता है? तो निवास आदेश या रेजिडेंस ऑर्डर जो है यह धारा 19 के तहत पारित किया जाता है। संरक्षण आदेश धारा 18 के तहत पारित किया जाता है। अब ये सब आदेश हैं जो डायरेक्ट जो है धाराएं पूछी जाती हैं और यहाँ पर आपसे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, इसलिए इन सब धाराओं को आपको विशेष रूप से याद होनी चाहिए। तो संरक्षण आदेश धारा 18 के तहत और निवास आदेश अगर पूछा जाए तो धारा 19 के तहत। अगला प्रश्न है, धारा 12 के तहत जब अनुतोष के लिए आवेदन किया जाता है तब मजिस्ट्रेट के द्वारा ऐसे आवेदन का निपटारा करते समय उस अनुतोष में क्या शामिल होगा? तो धारा 12 के अंतर्गत आपने क्या देखा कि यहाँ पर मजिस्ट्रेट को अनुतोष प्राप्त करने के लिए आवेदन किया जाता है। उसके बाद जब मजिस्ट्रेट जो है ऐसा अनुतोष देता है तो उस अनुतोष के अंतर्गत कौन कौन सी बातें शामिल होंगी, क्या क्या उस अनुतोष के अंतर्गत रहता है। तो यहाँ पर देखेंगे, इसके अंतर्गत मेडिकल खर्च, संतान का भरण पोषण का खर्च, संपत्ति का अगर नुकसान हुआ है तो उसके संबंध में खर्च, ऐसा पर्याप्त अनुतोष जो है पर्याप्त, उचित, युक्तियुक्त तथा पीड़ित व्यक्ति के जीवन स्तर से सुसंगत होना चाहिए। तो यह भी सही है। इसके अलावा मजिस्ट्रेट ऐसी धनराशि को एक मुश्त या मासिक रूप में देने का आदेश दे सकता है। यह सभी जो है उसके अंतर्गत आते हैं, उस अनुतोष के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में अंतरिम आदेश पारित करने की शक्ति किसको होगी? तो अंतरिम आदेश पारित करने की जो शक्ति है यह प्रावधान जो है यह दिया गया है धारा 23 के अंतर्गत। और धारा 23 को देखेंगे तो अंतरिम और एक पक्षीय आदेश देने की जो शक्ति है वह जो है मजिस्ट्रेट के पास होगी। और मजिस्ट्रेट के शब्द के अंतर्गत आपने जैसी कि धारा 2 खंड आई के अंतर्गत परिभाषा देखा तो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट आते हैं। इसमें जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी नहीं आते हैं। तो इसलिए जो है इस अधिनियम के अधीन अंतरिम आदेश पारित करने की जो शक्ति होती है वो हमेशा मजिस्ट्रेट के पास होती है और प्रावधान धारा 23 के अंतर्गत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो पहला है कि मजिस्ट्रेट इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में अंतरिम आदेश पारित कर सकता है। तो आपने क्या देखा धारा 23 के अंतर्गत, 23 के अंतर्गत आप देखते हैं कि अंतरिम और एक पक्षीय दोनों ही आदेश पारित करने की शक्ति मजिस्ट्रेट के पास है। तो अंतरिम आदेश तो वह पारित कर ही सकता है, इसके साथ साथ एक पक्षीय आदेश भी पारित कर सकता है। तीसरा विकल्प है कि न्यायालय के द्वारा आदेश की प्रतियों को निर्धारित शुल्क अदा करने पर दिया जाएगा। तो यह कथन जो है धारा 24 के अनुसार अगर देखेंगे तो यह गलत है, क्योंकि न्यायालय को आदेश की प्रतियों का निःशुल्क दिया जाना संबंधी प्रावधान धारा 24 में दिया गया है। इसके लिए जो है निर्धारित शुल्क अदा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम की किस धारा के तहत न्यायालय के द्वारा आदेश की प्रतियों को निःशुल्क दिया जाएगा? यह प्रावधान जो है धारा 24 के अंतर्गत दिया गया है। अगला प्रश्न है, धारा 18 के अधीन जब कोई संरक्षण आदेश पारित किया जाता है तो वह कब तक प्रवर्तन में रहेगा या कब तक वह प्रवृत्त रहता है? तो इस प्रकार का अगर कोई संरक्षण आदेश पारित किया जाता है तो यह जो है धारा 25 के अंतर्गत प्रावधान दिया गया है और इसमें बताया गया है कि धारा 18 के तहत अगर कोई संरक्षण आदेश पारित किया जाता है तो वह तब तक प्रवर्तन में रहता है
जब तक कि पीड़ित व्यक्ति के द्वारा निर्मोचन के लिए उसको आवेदन न कर दिया जाए। तो धारा 18 के अंतर्गत जो आदेश पारित किया जाता है, तो 18 के अंतर्गत प्रावधान क्या है, तो संरक्षण आदेश। तो संरक्षण आदेश आपने क्या देखा था कि मजिस्ट्रेट जो है व्यथित व्यक्ति और प्रत्यार्थी को सुनवाई का अवसर देने के बाद ही इस प्रकार का संरक्षण आदेश पारित करता है। इसी प्रकार से आपने देखा था कि धारा 19 के तहत ही मजिस्ट्रेट के द्वारा निवास आदेश पारित किया जाता है। तो 18 के तहत जब संरक्षण आदेश पारित कर दिया गया, तो वह तब तक प्रवर्तन में रहता है कि जब तक पीड़ित व्यक्ति उस आदेश के उन्मोचन के लिए आवेदन न कर दे कि अब ऐसा आदेश की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है, इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी अपराध में किस न्यायालय को अधिकारिता होती है? तो अगर इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया है, तो ऐसी मामले में जो अधिकारिता होगी वह किस न्यायालय को होगी? तो धारा 27 को देखेंगे तो यहाँ पर यह जो है आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और महानगर मजिस्ट्रेट, तो अर्थात यहाँ पर तीसरा विकल्प होगा कि प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट। हालांकि वर्तमान में महानगर मजिस्ट्रेट पद को समाप्त कर दिया गया है। धारा 27 के अनुसार तीसरा विकल्प ही सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर न्यायालय के द्वारा मामले में विचारणा किया जा सकता है? तो यहाँ पर अधिकारिता जो है आपने देखा किसकी होगी, तो वह जो है प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट की होगी। अब विचारण जो है कहाँ पर किया जा सकता है, तो इसके संदर्भ में प्रावधान यहाँ पर भी धारा 27 ही लागू होगी। और 27 के अंतर्गत यह बताया गया है कि जिस न्यायालय की अधिकारिता में पीड़ित व्यक्ति निवास करता है, यहाँ पर जो है मामले को संस्थित किया जा सकता है या उस न्यायालय को अधिकारिता होगी। दूसरा है कि जिस न्यायालय की अधिकारिता में अभियुक्त जो है निवास करता है या कारोबार करता है, तो यह भी सही है। तो जहां पर पीड़ित है या अभियुक्त है, इन दोनों ही स्थानों पर इसको संस्थित किया जा सकता है या उसका विचारण किया जा सकता है। इसके बाद देखेंगे तीसरा कि जिस न्यायालय की अधिकारिता में वाद हेतु पैदा होता है, अर्थात इन में से किसी भी न्यायालय के द्वारा उसका विचारण किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, इस अधिनियम के अधीन किया गया कोई आदेश, इस आदेश का जो है क्या प्रभाव होगा? क्या यह पूरे भारत में प्रवर्तनीय होगा या कहां पर प्रवर्तनीय होगा? तो धारा 27 का खंड 2 देखेंगे, उसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि इस अधिनियम के अधीन किया गया कोई आदेश पूरे भारत में प्रवर्तनित होगा। तो यहाँ पर पहला विकल्प ही सही होगा, धारा 27 का खंड 2 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, इस अधिनियम की धारा 12, धारा 18 से लेकर के 23 के अधीन सभी कार्यवाहियां और धारा 31 के अधीन किए गए अपराध के मामले में कौन से जो प्रावधान होंगे किस संहिता के वह लागू होंगे? तो धारा 28 को देखेंगे तो इसके अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता, जो कि वर्तमान में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, इसके उपबंध लागू होंगे। अब धारा 12 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के समक्ष यहाँ पर आवेदन किया जाता है अनुतोष प्राप्त करने के लिए। उसके बाद आप देखेंगे तो धारा 18 से लेकर के 23 तक के बारे में भी कहा गया है। तो 18 से लेकर के 23 के अंतर्गत संरक्षण आदेश, निवास आदेश या धन संबंधी अंतोष का जो आदेश प्राप्त किया जाता है, प्रतिकर, अभिरक्षा या अंतरिम और एक पक्षीय आदेश, इस प्रकार के सभी आदेश के अधीन जो कार्यवाहियां होती हैं, या धारा 31 के अधीन देखेंगे तो प्रत्यार्थी के द्वारा संरक्षण आदेश जो 18 के तहत दिया जाता है, अगर उसको भंग किया जाता है तो उसके लिए पनिशमेंट कैसे दिया जाएगा। इन सभी अपराधों के मामले में जो उसको एग्जीक्यूट कराना है, प्रवर्तित कराना है, तो उसके संदर्भ में सीआरपीसी या बीएनएसएस जैसी भी स्थिति हो उसके प्रावधान लागू होंगे। धारा 28 के अंतर्गत ऐसा जो प्रावधान है वह किया गया है। अगला प्रश्न है, इस अधिनियम के अधीन मजिस्ट्रेट के द्वारा किए गए आदेश से अपील आदेश की तारीख से कितने दिन के भीतर की जा सकती है? तो अपील के बारे में प्रावधान धारा 29 के अंतर्गत दिया गया है और धारा 29 को पता भी होना चाहिए, याद होना चाहिए, क्योंकि यह डायरेक्ट पूछा जा सकता है। अब हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि मजिस्ट्रेट के द्वारा किए गए किसी आदेश से अपील, तो आदेश की तारीख से कुल 30 दिन के भीतर की जाएगी। और दूसरा प्रश्न इस पे बनता है कि ऐसी जो अपील है किस कोर्ट में की जाएगी? तो मजिस्ट्रेट के आदेश से अपील की जा रही है तो सेशन कोर्ट में की जाएगी और आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर की जाएगी। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम की धारा 30 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है या गलत है? तो धारा 30 के अनुसार प्रावधान क्या है कि संरक्षण अधिकारियों और सेवा प्रदाताओं के सदस्यों का लोक सेवक होना। तो इस अधिनियम के तहत प्रत्येक संरक्षण अधिकारी लोक सेवक नहीं समझा जाएगा।
तो यही कथन सही नहीं है, क्योंकि सेवा प्रदाताओं के जो सदस्य हैं वह लोक सेवक समझे जाएंगे, यहाँ पर बताया गया धारा 30 के अंतर्गत। और संरक्षण अधिकारी और सेवा प्रदाताओं के सदस्य दोनों ही भारतीय दंड संहिता, भारतीय अर्थात या भारतीय न्याय संहिता जो वर्तमान में है के अंतर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे। तो यहाँ पर जो तीसरा विकल्प है यह सही है, क्योंकि केवल सेवा प्रदाताओं की ही नहीं बल्कि संरक्षण अधिकारी और सेवा प्रदाता इन दोनों ही सदस्य जो हैं वह लोक सेवक समझे जाएंगे। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब अभियुक्त व्यक्ति के द्वारा संरक्षण आदेश भंग किया जाता है तो उसके लिए किस दंड का प्रावधान किया गया है? तो संरक्षण आदेश जो कि धारा 31 के अंतर्गत भंग किया जाता है और ऐसा आदेश जो है वह धारा 18 के तहत पारित किया जाता है। तो संरक्षण आदेश धारा 18 के तहत पारित किया जाता है और उस आदेश का अगर भंग किया गया तो उसके बारे में दंड का प्रावधान जो है धारा 31 के अंतर्गत दिया गया है। यहाँ पर यह बताया गया है कि अगर ऐसा आदेश जो है भंग किया जाता है तो यहाँ पर जो अभियुक्त व्यक्ति है उसको 1 वर्ष तक के कारावास से 1 वर्ष तक का कारावास या 20,000 रुपए तक का जुर्माना, 1 वर्ष तक का कारावास या 20,000 रुपए तक का जुर्माना, इससे जो है उसको दंडित किया जाएगा। और नहीं है बल्कि या है, या दोनों। तो यहाँ पर प्रावधान कहाँ दिया गया है? तो धारा 31 के अंतर्गत इसके बारे में प्रावधान दिया गया है। अगला प्रश्न है, जबकि अभियुक्त के द्वारा संरक्षण आदेश को भंग किया जाता है तो यह किस प्रकार का अपराध होगा? तो अगर धारा 31 के अधीन कोई संरक्षण आदेश भंग किया जा रहा है और संरक्षण आदेश आपने देखा धारा 18 के तहत दिया जाता है, तो इस प्रकार से अगर उसको भंग किया जाता है तो यह जो है एक संज्ञेय और गैर जमानती अपराध होगा, संज्ञेय और गैर जमानती अपराध होगा और इसके बारे में प्रावधान जो है धारा 32 के अंतर्गत दिया गया है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं धारा 18 को धारा 31 और 32 के साथ जोड़ करके आपको पढ़ना है, तीनों धाराएं एक साथ। तो इस प्रकार से अगर कोई आदेश है जो कि संरक्षण आदेश है और उसको भंग किया गया है तो उसके लिए पनिशमेंट आप क्या देख रहे हैं? धारा 31 के अंतर्गत 1 वर्ष तक का कारावास या 20,000 रुपए तक का जुर्माना, या दूसरा आप देख रहे हैं कि ऐसा जो अपराध है वह संज्ञेय और गैर जमानती होगा धारा 32 के अंतर्गत, और पीड़ित व्यक्ति के एकमात्र साक्ष्य पर न्यायालय यह निष्कर्ष निकाल सकेगा कि धारा 31 की उपधारा 1 के अधीन अभियुक्त के द्वारा कोई अपराध किया गया है। अगला प्रश्न है, जबकि संरक्षण अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है या इससे इनकार करता है तो उसको किस दंड से दंडित किया जाएगा? धारा 33 के अंतर्गत यहाँ पर बताया गया है कि संरक्षण अधिकारी के द्वारा कर्तव्य का निर्वहन न करने पर उसको सजा कितनी होगी? तो यहाँ पर 1 वर्ष तक का कारावास या और नहीं है बल्कि या 20,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों से उसको दंडित किया जाएगा। पहला विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, संरक्षण अधिकारी के विरुद्ध विधिक कार्यवाही किसकी पूर्व मंजूरी से प्रारंभ की जाएगी? तो संरक्षण अधिकारी के द्वारा कोई अपराध का संज्ञान न्यायालय के द्वारा तभी लिया जाएगा जबकि राज्य सरकार जो है इसके लिए अपनी मंजूरी दे दे। यह प्रावधान जो है धारा 34 के अंतर्गत दिया गया है। तो 34 के अंतर्गत जो देख रहे हैं कि संरक्षण अधिकारी के द्वारा या उसके विरुद्ध अपराध का संज्ञान न्यायालय के द्वारा लिया जाता है, लेकिन राज्य सरकार के द्वारा पूर्व मंजूरी प्राप्त होने के बाद ही। अगला प्रश्न है, जबकि इस अधिनियम के अधीन सद्भावना पूर्वक कोई कार्रवाई की जाती है और उससे नुकसान होता है, तो सद्भावना पूर्वक अगर कोई कार्यवाही की गई है और उससे किसी तरीके का नुकसान होता है तो उस नुकसान के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही संरक्षण अधिकारी के विरुद्ध संस्थित नहीं किया जाएगा। पहला विकल्प सही होगा कि उसके विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अभियोजन जो है संरक्षण अधिकारी के विरुद्ध संस्थित नहीं किया जा सकता है। तो पहला विकल्प ही सही होगा। प्रावधान जो है धारा 35 के अंतर्गत दिया गया है। अगला प्रश्न है, इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि के उपबंधों के क्या यह अतिरिक्त होंगे या उसके अल्पीकरण में होंगे? तो धारा 36 के अंतर्गत इसके बारे में प्रावधान मिलता है। यहाँ पर यह बताया गया है कि इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अन्यूनीकरण में।
तो इसका तात्पर्य यह है कि इसी प्रकार का कोई और अधिनियम वर्तमान समय में या तत्समय जो है लागू है, तो वह उनके अतिरिक्त, उनके अलावा जो है यह भी कार्य करेगा, लेकिन उनके अल्पीकरण में नहीं होगा, उसको किसी प्रकार से वह प्रभावित नहीं करेगा। अगला प्रश्न है, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति किसके पास होगी? तो इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति जो है यह केंद्र सरकार के पास होगी, और केंद्र सरकार जो है धारा 37 के तहत इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए, लागू करने के लिए कोई भी नियम बना सकती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से इस वीडियो में हमने घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम से संबंधित जो 37 धाराएं हैं, उन 37 धाराओं के अंतर्गत जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे और उन सभी को हमने यहाँ पर शामिल किया है। कोशिश यह है कि इसके माध्यम से आप इस अधिनियम के सभी प्रावधानों को अच्छी तरीके से समझ लें, और इसी प्रकार के और भी वीडियो प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसको ज्वाइन भी जरूर कीजिए, क्योंकि इस तरीके से आप हमको डायरेक्ट हमसे जुड़ सकते हैं और हमारे जो यह वीडियो बनाने का जो क्रम है इसको आप और भी प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।